हेलो फ्रेंड्स। चावल की फसल को देखने के बाद आज बारी है गेहूं की। वीट। गेहूं का इतिहास लगभग 7,000 साल पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं कि आज से लगभग 7,000 साल पहले गेहूं की शुरुआत हुई। और यह आज पूरे विश्व के अंदर, किसी भी महाद्वीप के अंदर, किसी भी देश के अंदर उगाया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके जीनोम के कारण है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम है। इस ट्रिटिकम जीन को इस तरह विकसित किया गया है गेहूं के बीज को कि यह किसी भी, जो भी भौगोलिक इसको अवस्था दे दी जाए, कैसी भी जलवायुविक अवस्थाएं हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की भी इसको आवश्यकता नहीं है, यानी हर कहीं उग सकता है। लेकिन तापमान बहुत अधिक खराब नहीं होना चाहिए, जो कि हम भौगोलिक अवस्थाओं के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक दशाएं देखते हैं। तापमान की बात करें तो इसके, जब हम इसको गेहूं को बीज बोते हैं या उगते समय, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, यानी बहुत थोड़ा तापमान होना चाहिए। तापमान बहुत अधिक है तो निश्चित रूप से गेहूं नहीं उगाया जा सकेगा। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि नवंबर मध्य के दौरान इसकी जो बिजाई की जाती है, तो तब तापमान लगभग 10 डिग्री 15 डिग्री, यानी शीतकालीन एक फसल है गेहूं, हम कह सकते हैं। फिर जब इसको पकने का समय होता है तब लगभग 19 से 20 डिग्री तापमान इतना होना चाहिए, यानी बहुत अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। या ऐसी जगहें, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान बहुत अधिक तेज़ गति से चेंज होता है, मौसमी परिवर्तन तीव्र होते हैं, वहाँ भी गेहूं को नहीं उगाया जा सकता है। तो हल्का मृदु मौसम होना चाहिए, कम तापमान इसको चाहिए उगते हो पकते समय। पाला इसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, या जिन जगहों पर बहुत अधिक सूखा पड़ता है वहाँ भी गेहूं को नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि इसको वर्षा चाहिए। जहाँ पर, जिन स्थानों पर 75 डिग्री जो मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, उन स्थानों पर यह उगाया जा सकता है। फिर भी कुछ एक जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 25 डिग्री वार्षिक वर्षा होती है, 25 मिलीमीटर, और वहाँ सिंचाई की सहायता से इनकी जो बिजाई है कर ली जाती है, फसल ले ली जाती है। तो कम तापमान, कम वर्षा चाहिए, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मिट्टी इसके लिए सूक्ष्म गठन वाली जो हल्की दोमट मिट्टी है वह इसके लिए बढ़िया होती है। हालांकि रूस के अंदर जो चरजोनम मिट्टी है वह भी, चेस्टनट मिट्टी है वह भी इसके लिए सर्वोत्तम है। काली मिट्टी के अंदर भी यह उग सकती है। भूमि की बात करें तो इसके लिए, चूंकि एक यंत्रीकृत कृषि है, इसको जब हम गेहूं का बीज बोते हैं तो यंत्रों की सहायता से, और फसल को काटते हैं तब भी यंत्रों की सहायता से, तो उसके लिए यंत्र को चलने के लिए एक सपाट भूमि चाहिए। जो भी मशीनें, कंबाइन ट्रैक्टर चलने हैं उसके लिए सपाट भूमि, समतल भूमि चाहिए। तो हल्की ढाल वाली समतल भूमियाँ हैं, ये इसके लिए आवश्यक होती हैं। जैसे अर्जेंटीना के अंदर एक नदी के चारों ओर अर्धचंद्राकार मैदान है, उसके अंदर बहुत हल्की ढाल है, तो वहाँ पर खूब मात्रा के अंदर गेहूँ उगाया जाता है। इसको हम आगे देखेंगे जब इसका वितरण पढ़ेंगे। तो ये हो गई इसकी भौगोलिक दशाएं। उसके बाद देखते हैं आर्थिक दशाएं कि फसल अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या कुछ चाहिए इसको। सबसे पहले यंत्र चाहिए इसको। अत्यधिक मशीनीकृत कृषि है। जैसे जैसे पहले तो चूंकि सारा काम हाथों से होता था, अब बड़े पैमाने पर जो तकनीक का विकास हुआ है उससे बहुत अधिक यंत्र आ गए हैं, तो इस कृषि को भी उसका लाभ मिला है। बहुत बड़े बड़े फार्मों पर यंत्रीकृत कृषि की जाती है। और उन्नत किस्म के बीज इसकी एक और ख़ासियत हम कह सकते हैं। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं हरित क्रांति के बाद कितना अधिक गेहूं की फसल के अंदर उछाल आया है। तो चूंकि वह हमारा जो बीज का जो विकास है उससे हुआ है, हम मैक्सिको से, अमेरिका से जो बीज लेकर आए थे वह बहुत अधिक उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियाँ भी इसको, क्या किसी देश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर गेहूं उगाने के लिए क्या सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, यंत्र उपलब्ध करा रही है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यानी सरकार क्या चाहती है किसानों से, ये भी देखने लायक चीज़ें होती हैं। गेहूं की किस्मों की बात करें तो जलवायु के आधार पर ही हम इसको दो तरह के अंदर रख सकते हैं। पहला तो होगा हमारा शीतकालीन गेहूं, खासकर जो भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन देशों के अंदर शीतकाल के अंदर, जो नवंबर दिसंबर के अंदर इसकी जो खेती है वो की जाती है। लेकिन वहीं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर
बसंतकालीन जो गेहूँ है वो बोया जाता है। जैसे नवंबर दिसंबर के अंदर भारत के अंदर चूँकि सर्दियों का मौसम है, तो रूस और यूक्रेन या कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इनके अंदर चूँकि बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो इनके लिए अभी मौसम ऐसा अनुकूल नहीं है कि गेहूँ को बो सकें, तो वे बसंत ऋतु के दौरान गेहूँ बोते हैं। बसंत से फिर गर्मी आते आते वे इसको काट लेते हैं। और एक इसके अंदर फिर हम डिवीज़न कर सकते हैं गेहूँ के रंग के आधार पर। जैसे रूस और इन इलाकों के अंदर, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर जो लाल रंग का गेहूँ है कठोर होता है। भारत के अंदर गेहूँ हल्के लाल रंग का, लेकिन वह कोमल होता है, तो उसको गठन के आधार पर भी अलग अलग किया जा सकता है। अब हम गेहूँ उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। यदि महाद्वीपीय स्तर पर बात करें तो एशिया सबसे आगे है 45%, और इसके अंदर भी भारत और चीन दो देश ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं। 16 और 11.7, लगभग 28% उत्पादन ये दो देश ही कर लेते हैं। तो एशिया पहले स्थान पर है, एक बड़ी आबादी है, उस आबादी का पेट भी भरना है, और जगह भी भारत और चीन के अंदर अच्छी है, यानी बहुत समतल भूमियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं। इसके अतिरिक्त श्रम भी, सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है, जो भी काम करने हैं छोटे मोटे। और बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए एशिया के अंदर ये दो देश काफ़ी हैं। उसके बाद यूरोप के अंदर 30%, यूरोप के अंदर ये सोवियत संघ है, और फिर उसके जो घटक अलग अलग हुए हैं वे देश यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन देशों के अंदर भी खूब गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तरी अमेरिका 16%, ओशियानिया 4, दक्षिण अमेरिका 3 और अफ्रीका 2। इनको हम अभी डिटेल के अंदर देखेंगे। एशिया, यूरोप, इनके अंदर एक एक देश किस तरह से उत्पादन करता है, कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। तो ये हमारा जो मुख्य चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक तो भौगोलिक दशाएं, इसके अंदर आप इस तरह पॉइंट बनाकर तापमान, इसको अंडरलाइन कीजिए, फिर कितना तापमान चाहिए, फिर वर्षा, मिट्टी, भूमि, उसके बाद दूसरा टॉपिक, इस तरह आप लिखेंगे। और उसके साथ यदि आपका मैप बना हुआ है तो आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं के बराबर रह जाते हैं। तो अब हम इसका विश्व वितरण देखते हैं। गेहूं के विश्व वितरण के अंदर यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो साफ देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति से यह सीधा रिलेट करता है कि सूर्य जब यहाँ मकर रेखा पर लंबवत होता है तब इन भागों के अंदर सर्द ऋतु होती है, तो सर्द ऋतु के अंदर यहाँ गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होता है। वहीं दूसरी स्थिति के अंदर जब यहाँ अपने गर्मियाँ होती हैं या सूरज 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर चमकता है, तब निचले भागों के अंदर सर्द ऋतु होती है। तो बीच के हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो वहीं जब इसका हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं तो हम पता लगाते हैं कि जो ये प्रदेश हैं, जैसे खासकर कनाडा है या संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है, या कुछ एक यूरोपियन देश हैं, यहाँ पर जो गेहूं की खेती है बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, हज़ारों हेक्टेयर्स के अंदर फार्म फैले होते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो सरप्लस होता है, तो मूल्य की दृष्टि से इसको निर्यात कर दिया जाता है। तो आयातक देश कौन से होंगे? जो अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों के देश हैं, या ये जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, ये द्वीप हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह है, या मध्य अमेरिकी या लैटिन अमेरिकी देश हैं, इन देशों के अंदर इनको आयात किया जाता है। तो ये हम मानचित्र से सीधा समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या विशेष है। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के अंदर देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत है। ये पाकिस्तान पूरे विश्व का लगभग 3% गेहूं का उत्पादन करता है। वहीं भारत की बात करें तो सतलुज गंगा और ये सिंध गंगा का जो मैदान है यहाँ, इसके अतिरिक्त इसमें हरियाणा, पंजाब या कुछ एक काली मिट्टी के जो भारत के अंदर क्षेत्र हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी के अंदर गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर एक तो ये क्षेत्र है जो ऊपर मंगोलिया तक फैला हुआ है, आंतरिक मंगोलिया तक। यहाँ पर जो कठोर लाल गेहूँ है वो बोया जाता है, बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है वहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ ये जो नदी घाटीय क्षेत्र हैं, हवांग हो है, यांगत्से नदी है, तो ये प्रदेश भी प्रचुर मात्रा के अंदर गेहूँ उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करते हैं। हल्की जो दोमट मिट्टी है वो यहाँ पाई जाती है। तो चीन विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद बात करें हम यहाँ
ये जो यूक्रेनियन प्रदेश है, खासकर जब 1991 से पहले जो रूस का विघटन नहीं हुआ था, सोवियत संघ जिसे बोला जाता था, तब ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। लेकिन इसके विघटन के बाद रूस अकेला रह गया और बाकी जो देश हैं वो छोटे छोटे अलग स्वतंत्र देश हो गए। तो अब इनका इतना अधिक महत्व नहीं रहा जितना कि इकट्ठे में था। तो अब फ्रांस, जर्मनी, यूके या यूक्रेन, ये देश अब मुख्य गेहूं उत्पादक देश हैं। वहीं पश्चिमी यूरोपीय देश के अंदर यूके ये लगभग 2.6% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस और जर्मनी भी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर गेहूं का उत्पादन करता है। और ये जो यूक्रेनियन प्रदेश हैं, इनके अंदर चेस्टनट मिट्टी है, चरनोज़म मिट्टी है, ये बहुत अधिक उपयुक्त होती है गेहूं की दशाओं के लिए। लेकिन रूस के अंदर चूँकि बार बार सूखा पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन है वो उतार चढ़ाव उसके अंदर लगातार देखे जाते रहे। वहीं भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं उनकी बात करें तो इनमें जो अफ्रीकी देश हैं, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, मिस्र है या नीचे दक्षिण अफ्रीका है, इन देशों के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। वैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उतना अधिक उत्पादन नहीं है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर ये जो अर्जेंटीना के अंदर नदी है ला प्लाटा, इसके बाहर ये अर्धचंद्राकार जो भूमि बनती है, ये बहुत अधिक इसका जो मैदान है वो यहाँ पर बहुत अधिक उत्पादन होता है। पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 75% उत्पादन अकेला अर्जेंटीना ही पैदा करता है। और अर्जेंटीना ये इधर इन प्रदेशों के साथ जो इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स या अन्य जो पतन है इससे जुड़ा हुआ है, तो फिर निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक भाग यहाँ मैक्सिको के अंदर भी हैं। जो प्रेरी प्रदेश हैं इसके कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका के और कनाडा के, यहाँ पर भी बहुत अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है। इनके अंदर चूँकि बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, हज़ारों हेक्टेयर के अंदर फैले हुए फार्म हैं और इन दोनों देशों की जनसंख्या बहुत कम है, तो जितना मूल्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत अधिक मात्रा के अंदर निर्यात होता है। और निर्यात कहाँ पर किया जाता है ज़्यादा, यह है जो सीधा रास्ता इसके अंदर, जो चूँकि दोनों महाद्वीप आपस के अंदर, दोनों विकसित महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विश्व के जो 55 बड़े बंदरगाह हैं वे इसी रास्ते पर हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ से फिर निर्यात इनका ज़्यादातर यूरोपीय देशों को, और यूरोप के अंदर भी जो मैक्सिमम लगभग 68% तक निर्यात यूके अकेले को ही किया जाता है। तो इनके अंदर जो एक तो इसके अंदर जो बृहत झील प्रदेश है, महान झील क्षेत्र बोलते हैं, उससे कनाडा को काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि इसके अंदर इसे 1500 किलोमीटर लंबा रास्ता यानी पानी की सहायता से, जल की सहायता से वो ट्रांसपोर्ट करता है झीलों के अंदर ही। तो उसे फिर जो इसके बंदरगाह हैं, वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है या संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका लाभ लेता है, न्यूयॉर्क है, इन सभी बंदरगाहों तक जो गेहूँ को पहुँचाया जाता है। तो ये हम इसका विश्व वितरण इस तरह देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमने साथ साथ ही कवर कर लिया है। तो ये हमारा टॉपिक गेहूँ। धन्यवाद।